everyone. Actually, we are going to discuss some important questions. These question may be ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो. मैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझाने वाला हूँ. कुछ तकरीबन ये है 14 क्वेश्चन. सो अगर आप 14 क्वेश्चन तक बने रह सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, बिकॉज दीज क्वेश्चन are so important. So first question is that why assembly is being seen as vital to the democratic process. क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर असेंबली कैसे वाइटल रोल प्ले करती है. सबसे पहले हमें असेंबली जान लेना चाहिए क्या है. असेंबली का मतलब क्या है. असेंबली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें हम यानी वी द पीपल ऑफ द कंट्री वी इलेक्ट सम टॉप नॉच पीपल, मतलब जो हमारे को रिप्रेजेंट करें एट द अपर लेवल. ठीक है, ये सोवरेन होते हैं, इनका खुद का डिसीजन हो सकता है, ये खुद डिसीजन लेते हैं क्योंकि ये सोवरेन है और सोवरेन का मतलब यही होता है. तो कहने का तथ्य ये है या आशय ये है कि असेंबलीज इलेक्ट करी जाते हैं हमारे द्वारा. ठीक है, और ये ऊपर जाती हैं, हमारे लिए लॉज बनाती हैं, है ना. हमारे लिए लॉज बनाएंगी, हमारे लिए रूल्स बनाएंगी, रेगुलेशन बनाएंगी, दैट हाउ दे कैन रेगुलेट अस, एंड दैट्स द रोल प्ले बाय द असेंबलीज इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. If there is no debate, no legislation, no accountability, no answerability, then there will be no assembly. Why we are making assembly? We want that some people stand for us in that particular group. Those who stand for us, those who can make laws for us through debate and discussion, through checks and balances. ये देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना. आप जब लॉज बना रहे हैं तो आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे या नहीं. अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होगा तो कोई भी आके लॉ बना जाएगा. कोई भी पार्टी का नेता उठेगा, कोई भी पार्टी का नेता उठ के लॉ बना देगा और बोलेगा भाई इसको लॉ में बना दो, इसको बिल्कुल लॉ में कन्वर्ट कर दो, है ना. असेंबली इसलिए बनाई जाती है और इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो एक जगह का, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया. assemblies are not representing only a community. वो एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल इंटरेस्ट, एंटायर इंटरेस्ट ऑफ अक्रॉस अ सोसाइटी. वो एक जगह का इंटरेस्ट ना प्रदर्शन कर रही हैं, वो पूरी कंट्री को साथ लेकर चल रही हैं. एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड असेंबली, बिकॉज आपको तो पता ही है कि कंट्री से डिफरेंट जगह से नेता उठते हैं और डिफरेंट जगह से नेता उठ के वो असेंबली में जाते हैं. दैट्स वाई दैट्स हाउ दे रिप्रेजेंट देयर डाइवर्स इंटरेस्ट अक्रॉस सोसाइटी. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. अब जब मैंने इस क्वेश्चन भेजा चैट जीपीटी को, ये कहने लगा ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम लेवल से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. तो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स एंड दीज क्वेश्चन विद यू. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट does the widespread adoption of parliamentary form of government reflect the system success and efficiency. कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़ रहा है आज के समय पे और इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत सारी कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट कर लिया है. मैनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नाउ इट इज़ आस्किंग दैट इट इज़ सक्सेसफुल, इट इज़ एफिशिएंट, टेल अस. हाँ, कहा जा सकता है एक समय पे आके, आज तो कहा ही जा सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सक्सेस है, बिकॉज हियर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल जॉइंटली. दे आर वर्किंग जॉइंटली, दे आर फ्यूज्ड, दे आर नॉट सेपरेट. द सेपरेशन इज ऑफ पावर. वी से दैट यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. जुडिशरी अपना काम कर रही है, लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, बट वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इंडिया में जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है. विदाउट रिवोल्यूशन, विदाउट एनी रिवोल्ट, लीडरशिप टिकी हुई है. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक हाथ आ रहा है, दोनों हाथ मिला रहे हैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं. एक के काम का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे के काम का इम्पैक्ट पहले पे पड़ेगा.
एक रस्सी जा रही है इन दोनों के बीच में, और वो रस्सी इन दोनों को जोड़ती है। जिस दिन वो रस्सी कट गई उस दिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगी, फ्यूजन ऑफ पावर्स है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में ये स्मूदर लीड करता है। अगर पावर्स ही नहीं फ्यूज्ड होंगी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस नाम का। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ वीकनेस है जिससे वो सफ़र करता है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म जो है, वो जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो पावरफुल है। ऑन द अदर हैंड इट फेस सम वीकनेसेस। Separation of power, there is no separation of power in parliamentary form of government, because if legislature and executive working jointly, then where is the separation of power, man? Work are definitive, the work is different, but on the other hand they are jointly working. So how we can say that the separation of power is good in parliamentary form of government? And that's where it stucks. ठीक है, tyranny. Do you know what is mean of tyranny? Tyranny means rule and oppressive government. ठीक है, एक oppressive government का रूल। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक oppressive रूल जो है वो जन्म ले लेता है, मेजॉरिटी tyranny, जो कि सिस्टम को वीक कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आया है तो वापस जाइए, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए, क्योंकि कुछ तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू असेंबलीज हैव इन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट what are the roles played by assemblies in semi presidential system. If you know the presidential system, you know semi presidential system. In semi presidential system PM and प्रेसिडेंट दोनों होते हैं यार। ठीक है, अब ये मत सोचना भाई इंडिया में भी तो पीएम है, इंडिया में भी तो प्रेसिडेंट है, तो यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल ही हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, वहाँ पे पीएम भी है, प्रेसिडेंट भी है। बट आपको एक बात बता दूँ, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर के लिए प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट दोनों काम करते हैं, और पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो पीएम होता है, एग्जीक्यूटिव को लीड पीएम कर रहा होता है। ठीक है, आपको एक बात बता दी जाए, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट दोनों जो हैं हट्टे कट्टे होते हैं, दोनों अच्छा रूल प्ले करते हैं। पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? पीएम करता है। अब आगे एक बात बता दूं, प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू एग्जीक्यूटिव स्पेशली पीएम। समझ गए होंगे यार, इतनी इजी इंग्लिश है, समझ गए होंगे आप। स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, बजटिंग एंड स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब बता दूं आपको, जांच करना होता है, किसी की चीज़ की जांच पड़ताल कर रहा हूँ, उसे स्क्रूटिनी कहा जाता है। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लॉ मेकिंग, बजटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि साथ मिलके काम करा जा रहा है, तो आसान हो जाता है सारा काम। पर हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ भी अच्छी खासी नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर आपको दिखने को मिलेगी प्रेसिडेंशियल में, क्योंकि सारी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंशियल के चरणों में लाके धर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल सा था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स कंसीडर्ड टू बी सच एन इम्पोर्टेंट लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सेपरेशन ऑफ पावर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर करा जा रहा है? क्यों कंसीडर करा जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर को इतना इंपॉर्टेंट लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के? इसका आंसर सिंपल सा ये है कि देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सिर्फ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे, है ना। बट हाँ, ज़्यादातर देखा यही जाता है कि लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में ही सेपरेशन ऑफ पावर वर्क करे, क्योंकि जब आप कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को देखते हैं, ऐसी कंट्रीज़ को देखते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही कम दिखती हैं, क्योंकि वहाँ तो सीधा डिक्टेटरशिप ही है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इम्पोर्टेंट कंसीडर करा जाता है लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को, क्योंकि ये प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि आप देख सकते हो।
एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, एक तरफ लेजिस्लेशन है, सबके अपने अपने काम है दोस्तों। कोई किसी के बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। चेक एंड बैलेंसेस मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि यूएसए का एग्जांपल मैं सबसे बेस्ट दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूएसए ही सबसे बेस्ट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। यूएसए में आप देख सकते हो जुडिशरी के जजेस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है बाय द कन्फर्मेशन ऑफ सेनेट। ठीक है, जिस टाइम सीनेट ने कह दिया नहीं भाई ये तू अपने बंदे इलेक्ट कर रहा है जुडिशरी के अंदर, वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा। सेनेट के पास इतनी पावर होती है कि ज़्यादा तू तड़ाक करेगा प्रेसिडेंट तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो यही चेक एंड बैलेंसेस है। सेनेट प्रेसिडेंट पे कंट्रोल जमाए रखती है, उसे राजा नहीं बनने देती। हालांकि यूएसए के अंदर सारी पावर प्रेसिडेंट को है, बट फिर भी सेनेट रोब जमा के रखती है अपना प्रेसिडेंट के ऊपर। दैट्स वाई सेनेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूएस डेमोक्रेसी। आपको एक और बात बता दूं, प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रमोट्स इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर है तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का तो प्रमोट हो ही जाता है। जब अकेला अकेला इंसान अपना काम कर रहा है, अकेला अकेला ऑर्गन अपना काम कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन तो आराम से अपना काम कर रहा होगा। आई थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं, देयर विल नो डाउट। ठीक है, देयर विल बी नो डाउट, आई थिंक सो। अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, थ्रू व्हाट मैकेनिज्म डू असेंबलीज कैरी आउट द वर्क ऑफ स्क्रूटिनी एंड ओवरसाइट? असेंबली कैसे किसी चीज़ को जांचती है, किसी चीज़ को ओवरसाइट करती है, देखती है। ओवरसाइट का मतलब दिखा देता हूँ आपको, वेट अ सेकेंड, लुक अप। किसी चीज़ को नोटिस करना ओवरसाइट कहा जाता है। कैसे नोटिस करना, कैसे जांच करना, असेंबली ये सब कैसे करती है? सबसे पहला क्वेश्चन आर, जब भी आप पार्लियामेंट में देखते होंगे, इवन इन इंडिया एवरी सिंगल डे क्वेश्चन आर होता है। कोई भी चीज़, मतलब यार क्वेश्चन आर तो होगा ही होगा, जिसमें डिबेट्स होंगी, जिसमें मोशन पास होंगे, जिसमें जिसमें हर एक चीज़ होगी। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करी जाएगी। स्टैंडिंग एंड सेलेक्ट कमेटीज़, जो स्टैंडिंग एंड सेलेक्ट कमेटीज़ हैं, आई होप आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट केयर। ठीक है, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, बट आई होप व्हाट द वर्ड, जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो आपने पहले से ही पढ़ रखे हों। स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, अगर मैं बताने बैठा तो दिन से रात, रात से दिन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर इतना जोर ना देते हुए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये वैसी कमेटीज़ हैं जो सरकार के काम को आसान बना देती हैं, जनता के काम को आसान बना देती हैं, और इनका काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सरकार का काम है, वो असेंबली का काम है। असेंबली में ऐसा नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट ही, रूलिंग पार्टी ही रोब जमा के बैठी है, ऐसा नहीं है। लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होते हैं। असेंबली का मतलब ये नहीं है कि छोटी सी पार्टी है और उसके अंदर ही गिने चुने लोग हैं। असेंबली का मतलब पार्लियामेंट है, यहाँ पे समझ जाइए आप। ठीक है, मैं इतनी जल्दी आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो समझ जाइए। अगर नहीं समझ आ रहा है वापस चलाइए वीडियो को, आराम से देखिए, 0.5x पे देखिए, मुझे नहीं पता, जिस मर्जी पे देखिए, बट समझिए। देखिए, असेंबली का काम होता है जांच करना किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को नोटिस करना, और ये काम वो क्वेश्चन आवर में करती है, वो काम वो स्टैंडिंग और सेलेक्ट कमेटीज़ को देखते हुए करती है। अगर कोई बजट पास हो रहा है तो उसको जांचती है, उसको देखती है, क्या पब्लिक के लिए इसके अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं है? इज देयर एनी थिंग विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर द पब्लिक? इट, भाई वो देखती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो 2 पॉइंट है आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सिंपल से हैं, अकाउंटेबिलिटी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशंस है ना, व्हाट कंडीशंस आर मोस्ट, वेट अ सेकेंड, यार ब्लर आ रही है इसमें स्क्रीन, आपको होप सो आपको ठीक दिख रही हो, जूम क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, नाउ इट्स गुड। व्हाट कंडीशंस आर मोस्ट कंड्यूसिव फॉर द प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट?
एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, या फिर कंड्यूसिव का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, ऐसी कंडीशंस मुझे बताइए जो प्रमोशन करती हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, पॉसिबली। मेरे को पॉसिबल कंडीशंस बताइए, पॉसिबल कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रमोट हो सकती है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसे प्रमोशन में साथ दे रही हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है। देखो यार, जो पार्टी, जो गवर्नमेंट आपके लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जो आपके लिए लड़ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्ट्रॉन्ग पार्टी, डिसिप्लिन एंड इंटरनल डेमोक्रेसी, जो आपकी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रही है, जो डिसिप्लिन में जी रही है, जो कंसिस्टेंट है आपके लिए, आंसरेबल है आपके लिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और यही चीज़ उसे प्रमोट करती है। फ्री प्रेस, एक्टिव सोसाइटी, एक्टिव सिविल सोसाइटी। अब क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं है कि प्रेस को बैन कर देगी, बोलने से रोक देगी, मत बोल, रुक जा तू, वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ प्रेस, वी डोंट नीड फेक प्रेस। ओके, फ्री प्रेस चाहिए पर फेक प्रेस नहीं चाहिए। आज के टाइम पे फेक प्रेस बहुत आ रही है, और ये प्रेस वो प्रेस नहीं है जो आप कपड़ों पे फेरते हो, ये प्रेस वो प्रेस है जो आपके लिए लड़ती है शायद। और क्या पता अब तो लड़ना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब तो पार्टीज ने ही खरीद ली प्रेस, है ना, पैसा ही इतना आ गया। बीजेपी की अपनी प्रेस है और पार्टीज की अपनी प्रेस है, ये हालात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई चैनल किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई चैनल किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई पार्टी को, मुझे कोई लेना देना नहीं, अपना ऐश करो, काचे काटो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्री प्रेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रमोट करती है, क्योंकि वो उसके अच्छे कामों को प्रमोट कर रही है। अगर आपके लिए कोई अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, इफ समवन इज टेकिंग गुड स्टेप, इफ अ पार्टी इज टेकिंग गुड स्टेप फॉर द पब्लिक, फॉर यू, एंड फ्री प्रेस इज रिप्रेजेंटिंग इट, देन इट इज गुड फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, because they are getting promoted. Now it's your side, ये तुम्हारी बारी है कि कैसे कैसे how they are promoting, how the free press is promoting independent judiciary. एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कभी भी जुडिशरी पे दबाव नहीं डालेगी, कभी भी अपने जज नहीं घुसाएगी, दे नेवर एक्ट इमेच्योर। ये सबसे बड़ी खास बात है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगी जिससे आने वाले समय में इन द फ्यूचर दे फेस ह्यूज प्रॉब्लम्स, दे फेस मैसिव प्रॉब्लम्स। Independent judiciary play an important role in responsible government. If there is independent judiciary, there will be responsible government. I ask you one question. In India, is there any responsible government? At now, at present, ruling government is a responsible government? Tell me. Now, transparent procedures and informed electorate. If you are conducting transparency, if there is transparenting and transparency in the party, in the discussions, in the debates, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिकाऊ नहीं है, ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें सही में फेयरनेस है, सिर्फ वही एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कोई हक नहीं है उसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का। अगर मैं इंडिया की बात करूं, छोड़ो यार, मैं इंडिया की बात नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक सो इंडिया में ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टू लेजिस्लेटिव चैम्बर्स ऑलवेज बेटर देन वन? अब यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया गया है, लेजिस्लेटिव चैम्बर का मतलब क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, है ना, यही है। और एक बाइकैमरलिज्म, यानी विधानसभा, विधान परिषद। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यार राज्यसभा भी है, पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट भी है, और वहाँ पे हमारी विधान परिषद भी है, विधान पालिका भी है।
तो क्या ठीक है? क्या बाइकैमरलिज्म ओके है? बाइकैमरलिज्म होता है कि हाँ कंट्री में दो दो लेजिस्लेटिव चैम्बर होना, एक तरफ पार्लियामेंट भी है, एक तरफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। अपनी अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है? हरियाणा की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। In UP they have their own legislative assembly. In Bihar they have their own legislative assembly. Why they have legislative assemblies? Why? And that's why it is asking, why two legislative chambers always better than one? Why? We have to tell. We know that two legislative chambers are not better than one. One legislative chamber is okay. Bicameralism always prevent hasty legislation. बिहार में कोई, इसका कहने का मतलब ये है कि बिहार में कोई सरकार है, वहाँ सेंटर में कोई सरकार है, सेंटर में सरकार ने कोई लॉ पास करा, कोई बिल पास करा, बिहार वाले उसे मानने में नहीं आ रहे क्योंकि बिहार में वो पार्टी है ही नहीं है जो सेंटर पे है। अब मानने में नहीं आ रही बिहार वाले, मानने में नहीं आ रहे तो बिहार में जो सेंटर ने जो लॉ पास करा है वो बिहार में इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इसी कारण से बाइकैमरलिज्म एक पनौती है, सबसे बड़ी पनौती है ये। नॉर्थ में बीजेपी का डंका बजता है, बट साउथ में क्यों नहीं बजता है? डू यू नो व्हाई? Because they never respected the laws the bills which were implemented by the center in the whole country. They never implemented those bills. They never implemented those laws in the south. That's why here is written prevent hasty legislation. जल्दी काम, हैसी मतलब होता है जल्दी, और ये जल्दी काम को रोकता है, लॉज को इम्प्लीमेंट होने से रोकता है, टोकता है। बट इट मे कॉज डेडलॉक। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब भी कोई सेंटर में से लॉ पास हुए और कोई स्टेट आके बोल दे कि हाँ हमें ये लॉ पसंद नहीं है, वहाँ डेडलॉक हो जाएगा, सेंटर और स्टेट एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स को डिले हो जाता है। सेंटर कोई चीज़ कंडक्ट करवाना चाहती है किसी स्टेट में और स्टेट नहीं चाहता कि हाँ इट शुड बी कंडक्टेड बाय द सेंटर, देन दे विल डिले दैट, दे विल स्टॉप दैट, दे विल प्रिवेंट द सेंटर टू डू एनीथिंग, एनी रिफॉर्म इन द स्टेट। दैट्स वाई यूनिकैमरलिज्म इज़ एफिशिएंट। यूनिकैमरलिज्म का मतलब ये है राज्यसभा लोकसभा, गुड। बाकी ये जो है ये बाइकैमरलिज्म ये बहुत ज़्यादा पनौती साबित हो सकता है। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, एंड दिस इज स्पेशली मेड फॉर इंडियंस एंड दोज हु डोंट लाइक हिंदी, गेट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, गेट द हेल आउट ऑफ इंडिया। 8th क्वेश्चन, ठीक है। और ये छोटी मोटी इंग्लिश जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए ही बोल रहा हूँ जिनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पर उनको समझाने के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो स्कूल में बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़ के आ रहे हैं, जिनको ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आ रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू कमेटी सिस्टम बोल्स्टर लेजिस्लेटिव पावर और नैरो पार्लियामेंट्री डिबेट? अब बोल्स्टर का मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कमेटी है, जो कमेटी इस सिस्टम में काम कर रही हैं, कि लेजिस्लेटिव पावर बना के रख रही हैं और नैरो पार्लियामेंट्री डिबेट में फोकस कर रही हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कैसे कर रही हैं वो, या फिर डू कमेटीज, वेट अ सेकेंड, आपके लिए मेरे को तो समझ में आ गया बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन सिंपल वे। मैं इसको बोलता हूँ कि सिंपल ये एक्सप्लेन कर, एक्सप्लेन इन सिंपल। ठीक है, अपने काम को, जितना काम जो आपका काम है उसको आसान बनाओ। अभी सिंपल में एक्सप्लेन करेगा मुझे, ठीक है। अभी ये कह रहा है डू कमेटीज हेल्प पार्लियामेंट और रिड्यूस डिबेट। देखो उसने इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी, इसने सिंपल बना दिया। डू कमेटी सिस्टम
हेल्प पार्लियामेंट और रिड्यूस डिबेट। क्या कमेटी जो है, क्या असेंबली जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ये पार्लियामेंट को हेल्प करती है और डिबेट को रिड्यूस करती है? क्या आप बता सकते हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कमेटीज जो है पार्लियामेंट को हेल्प करती हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज को हेल्प करती हैं कि वो लॉ को स्टडी कर पाएँ, वो पॉलिसीज़ को डीपली स्टडी कर पाएँ, मेंबर्स को एक्सपर्ट बनाती हैं हेल्थ में, डिफेंस में। मान लीजिए किसी इंसान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए और उसको थोड़ा टाइम लगे सीखने के लिए, बट एक टाइम आएगा जब वो टॉप नॉच कैटेगरी में चला जाएगा और वो टॉप नॉच थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेगा, वो डिफेंस को ऐसा बना देगा जैसा कभी नहीं बना होगा, बिकॉज अब उसे चीज़ें सीखने में मजबूर किया जा रहा है और वो अब एक्सपर्ट बन चुका है। और पार्लियामेंट इसी चीज़ में मेंबर्स को हेल्प करता है। अगर आपसे कोई आज सवाल पूछे, आपको लगेगा भाई मेरे को तो आता नहीं, मेरे को तो आता नहीं, बट इंस्टेंटली आप उसका सोल्यूशन अपने दिमाग में बनाएंगे और इंस्टेंटली उसका आंसर ड्रॉप करेंगे। यू विल ड्रॉप दैट इंस्टेंटली आंसर। ऊपर नीचे हो जाएंगे शब्द। दे कीप अ चेक ऑन मिनिस्टर्स बाय आस्किंग क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप्स। कमेटी चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है दोस्तों, और ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। दे हेल्प पार्लियामेंट वर्क फास्टर एंड स्मार्टर। डिबेट्स हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो एक तरह से सोल्यूशन मिल रहा है, आपको हेल्प कर रही है सोचने में। ऐसा नहीं है बेइज्जती कम नहीं होती, पार्लियामेंट में बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई भी बहुत होती है, बट मोर रियल डिस्कशन हैपन्स इन कमेटीज। फालतू की बात भी होती है और अच्छी बातें भी होती हैं, बट समटाइम कमेटीज रिड्यूस ओपन डिबेट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन डिबेट कमेटी में ही होती हैं, बाहर भी होती हैं, और कमेटी कभी कभार ओपन डिबेट को रिड्यूस भी कर देती है यार। पता नहीं कभी कभार मीडिया भी हेल्प नहीं करती है कमेटी का वर्क शो करने में, और पीपल को वो दिखता ही नहीं है, लोगों को वो दिखता ही नहीं है। रियल क्वेश्चनिंग कभी कभार हैपन होते ही नहीं है। इट कैन स्प्लिट अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन पार्लियामेंट डिबेट्स। छोटे मोटे क्वेश्चन किसी की लाइफ के बेस पे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर उठा दिए जाए तो वो रियल पार्लियामेंट डिबेट से अलग हो जाएंगी। उनकी पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन उठा दिए जाएँ तो पार्लियामेंट का टाइम ही वेस्ट नहीं होगा, कमेटीज़ का टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि हम मुद्दे से ही भटक जाएंगे, डेमोक्रेसी से ही भटक जाएंगे, हम पता नहीं क्या करने लग जाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई एंड हाउ हैज़ द ग्रोथ ऑफ बिग गवर्नमेंट वीकेंड असेंबली पावर? कैसे सरकार की ग्रोथ ने असेंबली की पावर को वीक कर दिया? कभी कभार असेंबली को हम चिन्ना पापा भी कहते हैं, छोटा बच्चा भी कहते हैं, और गवर्नमेंट को एक बड़ा रूप माना जाता है। असेंबली दरअसल एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके अंदर रूलिंग पार्टी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, ओपोजिशन भी है। अब ये कह रहा है सरकार इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसने असेंबली की पावर को ही वीकन कर दिया है। कैसे कैसे हुआ ये और क्यों हुआ ये? ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस नेशनल लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। Executive agencies often bypass legislature and delegated legislation. Large bureaucracies and technocrats make complex question outside legislative input. अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करिए। ये रहा क्वेश्चन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और रिसर्च करिए। ये रहा क्वेश्चन, नोवा क्वेश्चन है, एंड दैट्स योर वर्क टू रिसर्च ऑन इट। 10th question. On what grounds has the US Congress been portrayed as a policy making assembly? आप USA करते रहते हो. You always say that USA this, USA this, USA is good in this, USA is good in that, USA is here, India is here, USA वहाँ पे ऊपर है, इंडिया यहाँ पे नीचे है। अब यूएसए की बात छेड़ ही लिया तो यूएस कांग्रेस कैसे पॉलिसी मेकिंग असेंबली के अंदर कैसे पॉलिसी मेकिंग करती है भाई? अब मुझे बताओ कैसे करती है? यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है? कोई तो है जो उन्हें अलग कर रहा है।
एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है आपस में मिलने से, और ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको अगर काम दिया जाए और आप अच्छे से काम कर रहे हो और बीच में कोई आके दखल ना दे, तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। इट विल बी आउटस्टैंडिंग, इट विल बी स्प्लेंडेड, बेस्ट होगा। बट अगर कोई आके भंडी पा दे आपके कान में, आपके काम को एकदम तितर बितर कर दे, तो कैसे होएगा काम? और यही चीज़ यूएस कांग्रेस के पॉलिसी मेकिंग में मेन रोल, इम्पोर्टेंट मेल रोल या मेजर रोल या वाइटल रोल प्ले करती है। प्यास ही बहुत ज़्यादा लग रही है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। 14 क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि फालतू बकवास ना मारी जाए, सिंपल सी चीज़ को सिंपल ही समझा जाए, ठीक है। क्योंकि यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर है, पॉलिसी मेकिंग आराम से हो जाती है, स्ट्रॉन्ग कमेटीज़ हैं, काम आराम से हो जाता है। अरे वहाँ पे कोई आराम से दखलंदाजी देने के लिए नहीं है। वहाँ पे इंडिया की तरह नेता लोग बीच में एकदम कोई लड़ाई नहीं कर रहा होता है, घर की बातें नहीं उछालते वहाँ काम की बात की जाती है। वहाँ पे इनिशिएट करा जाता है, वहाँ इमेंड करा जाता है, वहाँ ब्लॉक करा जाता है। अगर कोई चीज़ लाई जा रही है, वाई इट इज़ बिकमिंग अ लॉ, वाई पीपल अमेंड इट, वो रोकते हैं उसे। अगर वो गलत है पब्लिक के लिए, वो रोकेंगे, वो ब्लॉक करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट अपने आप को 30 मार खा समझेगा, तो जुडिशरी बीच में दखल अंदाजी देगी। ये बात आप याद रखना। वहाँ की जुडिशरी हम इंडिया जैसी नहीं है कि चुप बैठी रहेगी। टू वट एक्सटेंड हैव द रूल्स ट्रेडिशनली कैरीड आउट बाय असेंबलीज बीन ट्रांसफर टू मीडिया? To what extent have the rules traditionally carried out by assemblies been transferred to the media? आपके लिए क्वेश्चन को और आसान बना देते हैं, लीजिए। एक्सप्लेन इन सिंपल, लो जी, आपके लिए और आसान बना देते हैं। यहाँ पे कह रही है कि हाउ मीडिया हैज़ टेकन ओवर सम रोल्स ऑफ असेंबली। कैसे मीडिया ने आके असेंबली के थोड़े मोटे रोल, चिन्ने चिन्ने रोल, छोटे छोटे रोल, बेटा वर्जन वाले रोल अपना लिए हैं। पब्लिक इश्यूज को रेज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है। क्वेश्चन कर रही है गवर्नमेंट को, कौन? मीडिया। दैट्स वाई इंडिया में चौथा पिलर डेमोक्रेसी का मीडिया को माना जाता है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को एक शेप दी जाती है, एक टॉपिक लिया जाता है, उसको शेप दी जाती है और उसको परोस दिया जाता है गरम गरम करके गवर्नमेंट के ऊपर। करप्शन को एक्सपोज करती है, फेलियर्स को एक्सपोज करती है। मीडिया में सिर्फ यूट्यूब चैनल, मतलब वो नहीं कह रहा मैं, जो न्यूज़ वाले हैं, आज तक वाले, ये सब, या मैं किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, कॉपीराइट आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं इंटरनेट पे, बहुत जो मीडिया का रोल प्ले करते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज मीडिया। They expose the corruption, they expose the failure, they investigate journalism, sometimes reveal more than the MPs do in the parliament. They investigate, bro. Don't imagine that I am fumbling. I'm not fumbling, I'm saying it fast, and that's why I'm fumbling. Next question. In complex modern societies, are assembly doomed to lose out to executives? क्या असेंबलीज मॉडर्न सोसाइटी में डूब रही हैं? क्या हो रहा है असेंबलीज को? तो आपको बता दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी ये ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज भी डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छे से कर रही है असेंबलीज। एग्जीक्यूटिव डोमिनेट कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिसी, इंडिया में ही देख लीजिए आप। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ असेंबलीज। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, असेंबलीज है इंडिया के अंदर, विधान परिषद, विधानसभा सब है। आप देखिए, अपने गिरेबान में तो झाँक कर देखिए आप। बाकी का क्वेश्चन आप पढ़िएगा। डज द डिक्लाइन ऑफ असेंबली इज नेसेसरली वीकनिंग रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी? यहाँ पे कह रहे हैं कि असेंबलीज का डिक्लाइन जो है वो आ रहा है और वो रिप्रेजेंटेशन को वीक कर रहा है, तोड़ रहा है।
अकाउंटेबिलिटी को तोड़ रहा है। कैसा है? हाँ, किसी हद तक है। हालांकि कि प्राइमरी डेमोक्रेटिक लिंक जो है वो असेंबलीज इस्टेब्लिश कर रही हैं, हालांकि डेमोक्रेसी को असेंबलीज रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मीडिया धीरे धीरे करके असेंबलीज का रोल प्ले कर रही हैं, धीरे धीरे करके ब्यूरोक्रेट्स असेंबली का रोल प्ले कर रहे हैं, धीरे धीरे ये डिक्लाइन में जा रही है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनी असेंबलीज का रोल प्ले कर रही हैं। मीडिया, कोर्ट, ये सब दफना रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं असेंबलीज को। और कैसे बचाया जा सकता है इन्हें? बताइए, आप बताइए, खुद कुछ करिए। वाई एंड टू what extent has there been a rise in assembly decline? यहाँ पे कह रहा है कि कैसे has there been a rise in assembly decline? ये क्या भाई, इसने तो यही पूछ लिया कि डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके अंदर उपराव कैसे आ रहा है? ये बढ़ क्यों रहा है? असेंबली का डिक्लाइन बढ़ क्यों रहा है? ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन बढ़ रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है धीरे धीरे करके। छोटी छोटी असेंबलीज का कोई रोल रहा नहीं है इतना। पार्टी सेंट्रलाइजेशन कर रही है, सारा काम जब पार्लियामेंट ही संभाल लेगा तो छोटी मोटी असेंबलीज क्या ही कर लेंगी। आज के टाइम पे ऑर्डर्स भी पार्लियामेंट ही देता है, सब कुछ पार्लियामेंट ही करता है, सब कुछ राज्यसभा लोकसभा ही देख रही है। आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिए ना क्या हाल हो रहा है। देखिए आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर तो ऊपर ही है, नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा है असेंबलीज के पास। सेमी प्रेसिडेंशियल में देखिए सारी पावर ऊपर ही है, नीचे कुछ नहीं आ रहा। जो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हैं उनके पास ही आ रहा है थोड़ा बहुत, और वो भी आगे टाइम, आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। इंटरनल डेमोक्रेसी वीक हो रही है और जिसकी वजह से असेंबली में डिक्लाइन आ रहा है। कभी कभार असेंबली जो है वो ऐसा काम कर देती हैं। मीडिया बढ़ रही है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड आई होप दैट कि आप भी अपना बेस्ट दें। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अगर मेरे पढ़ाने में कोई तकलीफ़ रह गई हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।